गुड मॉर्निंग। श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का सिलेबस अब की बार चेंज हो गया है। अब की बार NCERT सिलेबस लागू है, तो आज सिलेबस के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे क्या क्या उस सिलेबस में प्रश्नावलियों में अपने आएगा। तो इसमें पहले प्रश्नावली अपने वास्तविक संख्याएं। इन वास्तविक संख्याओं में हम एक तो संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करेंगे। कौन सी संख्या अपरिमेय, कौन सी परिमेय, और अपरिमेय तो उस अपरिमेय संख्या को अपने को सिद्ध करके बताना। इसके बाद में एक अपने को LCM और LCM याद करना है। LCM लसा और मैसा। तो एक तो अपने को याद करना है गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा लसा और मैसा। और एक विधि हो रहा है अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस विधि के द्वारा एक अपने को ज्ञात करना है LCM। दो विधि हो गई, एक तो हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि से लस और मैसा ज्ञात करना, और एक हो गई यूक्लिड विभाजन के द्वारा मैसा ज्ञात करना। इसके अलावा अपने को संख्या दे रखी होगी और संख्याओं को ये बताना है कि ये संख्या शांत है या अशांत, संख्या के रूप में शांत है या अशांत। और यदि वो संख्या शांत है तो उसका हम दशमलव प्रसार ज्ञात करना भी इस प्रश्नावली में सीखेंगे। तो ये तो है पहले प्रश्नावली की बात। पहले प्रश्नावली में एक तो ये करेंगे संख्याओं के बारे में, एक अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करके बताना है अपने को। लस और मैसा ज्ञात करना है। लस और मैसा अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना है, जो हमने पहले भी सीखा है। और एक यूक्लिड विभाजन के द्वारा अपने को मैसा ज्ञात करना है। और संख्या और लस और मैसा के बीच में संबंध एक छोटा सा टॉपिक और है। और शांत अशांत ये अपने 9th में भी आया था। 9th में केवल प्रसार ज्ञात करना आया था, लेकिन इसमें हमें ये बताएंगे शांत है या अशांत, और केवल प्रसार इसमें शांत का ही करेंगे। फिर अगली प्रश्नावली है बहुपद। प्रश्नावली 2 तो है बहुपद और प्रश्नावली 4 है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले तो ये देखो बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है। तो इनमें मेन अंतर यही है कि जो बहुपद है इसमें जो चरपद है, इस चरपद के ऊपर जो घात है वो घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जो बहुपद क्या होता है कि बहुपद में जो चरमान है उस चरमान के ऊपर जो घात है वो घात पूर्ण संख्या में आनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर प्लस के अनंत तक की सभी संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो ये तो पता चल गया कि बहुपद होता गया। अब इस बहुपद वाली प्रश्नावली में क्या क्या ज्ञात करना है। इस बहुपद वाली प्रश्नावली में एक तो अपने को ज्ञात करना है शून्यक, एक तो ज्ञात करना है कौन क्या शून्यक, एक ज्ञात करना है अपने को इनके बीच में संबंध, किनके बीच में, गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। और तीसरा पॉइंट है अपने को इसमें भाग। तीसरा पॉइंट क्या है, भाग विधि सीखनी। इसमें यूक्लिड विभाजन है। इसमें जैसे अपने को px है और gx का मान दे रखा अपने को, ये पूरे qx और rx का मान ज्ञात करो। तो इसमें हमें भाग देना, चरपदों का भाग देना सीखेंगे। आगे प्रश्नावली 3, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो हमने कक्षा 8 में तो एक चर वाले समीकरणों के बारे में पढ़ा था, लेकिन कक्षा 9 और 10 में हमने इस प्रश्नों के बारे में पहले से ही पढ़ रखा है। इसमें 2 चर वाले समीकरण आएंगे। 2 चर वाले समीकरण जैसे एक तो x मान लिया, एक y मान लिया, या एक u है एक v, यानी 2 चर वाले समीकरण होंगे इसमें।
और उन समीकरणों को विधि के द्वारा अपने को हल करना है। हल यानी अपने पास दो समीकरण दे रखे होंगे और अपने ये बोले x और y का मान ज्ञात करो, तो वो x है y यानी दो चरों के मान अपने को विधियों के द्वारा हल करना है। तो वो विधियाँ कौन कौन सी सीखेंगे हमें? एक तो सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, दूसरी इसमें विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे और तीसरी है वज्र गुणन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों विधियों के बारे में इस प्रश्नावली में हमें पढ़ेंगे। अब प्रश्नावली आगे 4 द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता क्या? पहले तो ये समझो, जिस समीकरण में चर संख्या के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2। दोबारा से सुनो, जिस समीकरण में चर संख्या के ऊपर सबसे बड़ी घात यदि 2 हो तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा, जिसे 2x² - 3x + 6। तो इसमें चर संख्या x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसको हम ये बोलेंगे ये द्विघात समीकरण है। तो पहला तो ये हो गया द्विघात समीकरण कौन सा होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर संख्या के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब इस द्विघात समीकरण को अपने को हल करना है, यानी इसमें चर संख्या का मान निकाल, चाहे x हो या y हो, कुछ भी हो, उस चर संख्या का मान अपने को निकालना है। तो इसमें चर संख्या का मान ज्ञात करने के लिए इसमें विधियाँ है कौन कौन सी? एक विधि तो है गुणनखंडीय विधि, जो हमने 9th क्लास में पढ़ रखी है और 8वीं में इस गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ा हुआ है। दूसरा है अपने पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है इसमें श्रीधराचार्य विधि। तीसरी कौन सी है? श्रीधराचार्य विधि के द्वारा मूल ज्ञात करना, यानी इसमें अपने को द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करना है। और मूल ज्ञात करने की कितनी विधि है इसमें? 3। जो श्रीधराचार्य विधि है, इस विधि का दूसरा नाम है द्विघात सूत्र। तो अपने परीक्षा में श्रीधराचार्य विधि के नाम से भी पूछ सकता है और द्विघात सूत्र के नाम से भी पूछ सकता है। और इसके अलावा यदि मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो मूल्यों की प्रकृति भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणी। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी श्रृंखला श्रेणी जिनमें पदों के बीच का अंतर क्या हो? समांतर श्रेणी कहलाए। तो पहले तो इसमें यह पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में कि कौन सी तो समांतर श्रेणी है, कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। और समांतर श्रेणी में पहला पद क्या होता है? सार अंतर क्या होता है? सार अंतर निकालते हैं कैसे? इसके बाद में आगे इसमें पूछेंगे हमें अंतिम पद या 5वां पद 6वां पद ज्ञात करना सीखेंगे और एक पदों का योगफल। इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पद ज्ञात करना और एक पदों का योगफल ज्ञात करना। प्रश्नावली 6 त्रिभुज, जो एक परिमेय प्रश्नावली भी है। इसमें त्रिभुजों के गुण, त्रिभुजों के समरूप करना, त्रिभुजों को फलनसम करना, बोधन परिमेय, ये सभी इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7 है निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 9th में तो हमने केवल निर्देशांक ज्यामिति में केवल निर्देशांकों को चतुर्थांश या कार्तीय तल पर अंकित करना सीखा था, लेकिन कक्षा 10 के प्रश्नावली 7 में हमें निर्देशांक ज्यामिति पर प्रश्नों को हल भी करेंगे, जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु के निर्देशांक, इन 3 बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे। एक तो दूरी सूत्र के दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें जब निर्देशांक दे रखे हों और उन निर्देशांकों द्वारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, और विभाजन सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। विभाजन सूत्र में 2 प्रकार के होंगे, एक तो अंतः विभाजन होगा और एक बाह्य विभाजन होगा।
और एक ज्ञात करेंगे इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक। प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। सामान्यतः त्रिकोणमिति के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। त्रिकोणमिति है साइन, कोस, टेन, कोड, सेक और कोसेक। तो सबसे पहले तो हमने एक तो इनमें त्रिकोणमिति का परिचय में ये पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणीय मान है साइन 30, साइन 45, कोस 45, इन कोणों के मान ज्ञात करना सीखेंगे और इनकी जो सरसमीकाएँ हैं उन सरसमीकाओं को सिद्ध करना सीखेंगे। आगे प्रश्न इसी से संबंधित है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हमने इसमें त्रिभुज में देखेंगे, यानी एक भवन है और एक मीनार है, इनके बीच का कोण बता देगा, इनके दोनों की इनके बीच की दूरी पूछ ले, या ये बोले मीनार की ऊंचाई दे रखी है, भवन की पूछो, इनमें कोण दे रखा होगा। तो इन सवालों में हमें ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, ये त्रिभुज से संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे जिनको अपने को हल करना है। अब त्रिकोणमिति का त्रिभुज में लगता है, लेकिन त्रिभुज में हम कोई भी मान ज्ञात करते हैं तो एक बोधायन प्रमेय भी लगती है जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, और एक त्रिकोणमिति साइन को लाल बटा कक्का भी जिनको बोलते हैं, वो उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज में कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर ये है कि जब पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय हो तो इसमें सामान्यतः कर्ण, आधार, लंब, तीन में से कम से कम 2 मान तो दे रखे होते हैं और तीसरा मान अपने को ज्ञात करना होता है। लेकिन जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है इसमें अपने को 2 ही मान है, 2 में से एक तो दे रखा होगा और एक पूछा होगा, तो हम उनको त्रिकोणमिति के द्वारा उनको हल ज्ञात कर सकते हैं। उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना संभव नहीं होगी, तो इसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के द्वारा उन सवालों को हमें हल करेंगे। आगे प्रश्नावली है 10वीं वर्त। यह भी एक परिमेय से संबंधित प्रश्नावली है और इसमें वर्त के सभी गुणों के बारे में देखेंगे। वर्त के बारे में जो परिमेय लगती है उन परिमेय के बारे में पढ़ेंगे। अगली प्रश्नावली है रचना करना। इनमें अंतःविभाजन है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज की रचना करना, इनका विभाजन करना और किसी बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा खींचना, इस रचना वाली प्रश्नावली में देखेंगे। प्रश्नावली 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो हमने पहले भी सीखा हुआ है। वर्त के बारे में तो पढ़ा हो गया। वर्त की परिधि 2πr होती है, वर्त का क्षेत्रफल πr² है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त की परिधि। इनके अलावा इसमें क्या पढ़ेंगे, इनके अलावा इसमें पढ़ेंगे एक तो चाप की लंबाई, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल और छायांकित भागों का क्षेत्रफल भी इन प्रश्नावली के बारे में इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका लगभग ज्ञान अपने को पहले से भी है। इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, गोला चाहे अर्धगोला हो या संपूर्ण गोला, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। और यदि किसी भी एक आकृति को दूसरे आकृति में चेंज करना है तो उन सवालों को भी हम इनमें देखेंगे। तो इनके बारे में लगभग पहले से आपने पढ़ा हुआ है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन या गोले का आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके बारे में अपने को पूर्व ज्ञान है पहले से। बस उस ज्ञान के आधार पर अपने को सवालों का आगे हल करना है। प्रश्नावली 14 है संख्या की। इसमें हमें माध्य, माध्यक, बहुलक, 3 तो ये जिनका सामान्य ज्ञान हम को पहले से बताया, 9th में पढ़ चुके हम। इसके अलावा इसमें नया क्या जोड़ा है, इसमें नया जोड़ दिया एक तोरण। इस तोरण के बारे में हमें इस प्रश्नावली में अध्ययन करेंगे। कक्षा 9th में तो इनका सामान्य ज्ञान लिया था, इसमें इसका पूरा आगे जो बड़े क्वेश्चन वो भी इसमें आएंगे।
प्रश्न वाले 15 है वो लास्ट प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, इसका सामान्य नॉलेज अपने को पहले से ही है और आगे के जो प्रश्न है वो भी हम इस प्रश्न में देख लेंगे। ये अपने का है NCERT का सिलेबस जो अब की बार बोर्ड परीक्षा में लागू हुआ है। तो कल से हमें इसी प्रश्नावली में पहले प्रश्न लेंगे जो अपने को पूर्व ज्ञान है पहले से ही है, वृत्तों से संबंधित प्रश्न, और फिर पढ़ेंगे तेरी परिष्कृत क्षेत्रफल और आयतन। पहले इनको पढ़ाने का कारण ये है कि इनके बारे में अपने को पहले से प्रश्न आते हैं, तो पहले थोड़ा सरल से स्टार्ट करें। जो अपने को पहले से ज्ञान है उन्हीं प्रश्नों को हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो कल अपनी शुरू होगी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्न। धन्यवाद।